असमान त्वरण के लिए गति। त्वरण के लिए गति, ठीक है। अगर त्वरण एक समान नहीं असमान है, बोलने का मतलब है कि कांस्टेंट नहीं, तो अपन किस तरह से सवालों को हल करेंगे, अपन उसके लिए आज बात करने वाले हैं। ओके, चलो। किसी कण की स्थिति x बराबर टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 मीटर द्वारा दी जाती है। प्रश्न है अपना, कण का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक त्वरण तथा प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करो। ये अपना प्रश्न है। चलिए करिए और उत्तर दीजिए। चलो, तो x का मान दे रखा है मेरे को टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। अवकलन करो इसका, x का अवकलन dx बाई डी टी, dx बाई डी टी का मान निकालो, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6t प्लस 5, ये मिल गया अपने को मीटर पर सेकंड में। अच्छा, एक और बार इसका अवकलन करोगे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6t माइनस 6, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो प्रारंभिक का मतलब होता है t बराबर 0, प्रारंभिक का मतलब होता है t बराबर 0 पर। तो t बराबर 0 पे x कितना आया, देखो 6 मीटर। t बराबर 0 पे वेग कितना आया, देखो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और t बराबर 0 पर त्वरण का जो मान आया वो कितना मिला, -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न ये है कि एक कण का त्वरण a बराबर 2t मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे कण का प्रारंभिक वेग 0 है, मान लिया कि कण का प्रारंभिक वेग 0 है, तो कण का जो है वेग बताना है t बराबर 3 सेकेंड्स पर। अब अगर किसी के दिमाग में गति की समीकरण आ रही है तो वो गलत है। कारण क्या है कि यहाँ पे जो त्वरण है वो नियत नहीं है, वो समय के साथ परिवर्ती है। त्वरण समय के साथ परिवर्ती है। देखो ये a इक्वल टू 2t, त्वरण समय के साथ परिवर्ती है, इसका मतलब ये है कि गति की समीकरण तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करें, जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जो a होता है उसको मैं लिख सकता हूँ dv बाई डी टी। त्वरण क्या होता है, dv बाई डी टी, इसको लिखा मैंने dv बाई डी टी इक्वल टू 2t, dv बाई डी टी हो गया मेरे पास 2t। यहां से मैं dv को क्या लिख सकता हूं, 2t dt, 2t dt। समाकलन करो, समाकलन करो, ठीक है। प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। अंतिम वेग मान लो v है। प्रारंभिक समय 0, 0 से लेके अंतिम समय 3। चलो समाकलन करो, dv का समाकलन v, 2t का समाकलन t स्क्वायर, लिमिट 0 से लेके 3 तक, उत्तर आ गया 9 मीटर पर सेकंड। ओके, एक कण का त्वरण a बराबर 3t स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कण का प्रारंभिक वेग अपने को यहाँ पे दे रखा है 9 मीटर पर सेकंड, तो t बराबर 3 सेकंड पर कण का वेग ज्ञात करो। a का मान दे रखा है मुझे, a को लिख दूंगा मैं dv बाई डी टी, a को लिख दूंगा मैं dv बाई डी टी इक्वल टू dv बाई डी टी इक्वल टू 3t स्क्वायर। तो dv कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर dt। समाकलन करो, समाकलन करो। जिसको अवकलन समाकलन नहीं आता है, मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि उसका रिवीजन कर लेना 12th क्लास की गणित की किताब से। बेसिक बेसिक अवकलन समाकलन देख लेना। प्रारंभिक समय 0 से लेके t तक, t 3 है ना, 3 ही लिख लेते हैं यहाँ पे, 0 से लेके 3 तक। और वेग का मान कितना हो जाएगा,
प्रारंभिक वेग कितना था 9, 9 से लेकर मान लो अंतिम वेग है v, तो ये बन जाएगा v माइनस 9 इक्वल टू 3t स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा t क्यूब, और लिमिट लगाने पे उत्तर आ जाएगा 0 से लेके 3 तक, तो ये हो जाएगा v बराबर 27 प्लस 9 36 मीटर प्रति सेकंड। किसी को समस्या है? एक कण प्लस x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा हो, t बराबर 0 पे x बराबर 1 मीटर पर है और कण की चाल प्लस x की ओर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि कण का त्वरण प्लस x अक्ष की ओर a बराबर 2x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर द्वारा दिया जाता हो तो कण का वेग ज्ञात करो जब यह x बराबर 4 मीटर पर होगा। a का मान होता है dv बाई dt, उसको मैंने गुणा करा dx से, भाग दिया dx से। ऐसा करने से कुछ फर्क पड़ा नहीं इस पे। अब मैंने क्या किया, dv के साथ ले लिया dx और इस dx के साथ ले लिया dt, तो ये बन गया मेरे पास dx बाई dt और ये बन गया dv बाई dx। ठीक है, a का मान क्या बना मेरे पास, a इक्वल टू बन गया मेरे पास dx बाई dt को मैंने v लिख दिया तो v dv बाई dx, ये इसका आंसर आ गया। तो ये अपने को याद रखना है कि जब भी a का मान x के पदों में दिया जाए तो a को v dv बाई dx अपन लिख सकते हैं। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, v dv इक्वल टू a dx। चलो दोनों तरफ समाकलन किया, प्रारंभिक स्थिति x बराबर 1, प्रारंभिक वेग v बराबर 1, अंतिम स्थिति x बराबर 4 और अंतिम वेग माना कि v है। अब देखो समाकलन करो, ये क्या बनेगा, v स्क्वायर, लिमिट लगाओ 1 से लेके v तक, बराबर आगे क्या बन जाएगा, ये a का मान लिखो 2x, 2x का समाकलन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x स्क्वायर, लिमिट लगाओ 1 से लेके 4 तक। सॉल्व करो, सॉल्व करो, क्या आंसर बन रहा है, सॉल्व करके देखो, आंसर बताओ। जिन लोगों का आंसर अभी तक नहीं आया वो लोग आंसर बताओ हल करके। तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2, v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। हाँ 2x का समाकलन x स्क्वायर होगा ना, 2x का समाकलन क्या होगा, a का मान लिखो 2x। हाँ 2x का समाकलन नहीं पता, 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, लिमिट लगाओ तो बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1। हल करने पर जो v का मान आएगा वो आएगा √15 मीटर प्रति सेकेंड है, √31, सॉरी √31, √31 आंसर आएगा। हल करोगे तो आंसर आएगा √31, √31, ओके, 31 मीटर पर सेकेंड। तो प्रश्न ये है कि एक कण का वेग अपने को दे रखा है v बराबर 2x मीटर प्रति सेकंड द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे जो x है वो कण की स्थिति है, तो स्थिति के पदों में वेग दे रखा है अपने को, और प्लस x दिशा के अनुदिश है ये। इसकी प्रारंभिक स्थिति जो है वो x बराबर x0 है। तो कण की स्थिति समय के पदों में बतानी है, यानी कि समय के फलन के रूप में कण की स्थिति ज्ञात करनी है अपने को। v अगर 2x है, v को लिखा dx बाई dt, v को लिखो dx बाई dt। अप्रोच सीखना, तुम्हारी शीट में सवाल है ऐसे, एक्सरसाइज 2 में तुम्हें सवाल मिलेंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा, अपने ग्रुप में डाल दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम कर सकते हो। ठीक है, होमवर्क में आज मैं डाल दूंगा, फिर उसके बाद अपने सिर्फ ग्राफ बचेंगे। तो dx बाई dt मिला मेरे पास कितना, 2x, dx बाई dt मिला 2x, तो dt को उधर भगा दो, dx को इधर ले आओ, तो dx अपॉन x, dx अपॉन x, ये क्या मिल जाएगा मेरे पास, ये मिल जाएगा मुझे 2 dt। अब क्या करना है, समाकलन, समाकलन, समाकलन। x का मान कहां से कहां तक है,
x नॉट से x तक, x का मान कहां से कहां है, x नॉट से x तक, किसी समय के पदों में ज्ञात करना ना, और प्रारंभिक समय 0 से लेकर के t तक, प्रारंभिक दे रखा था ना क्योंकि, तो 0 पे x नॉट, हल करो इसको, 1/x का समाकलन ln x, ये तुम्हें याद होना चाहिए, 1/x का समाकलन ln x, ये हो जाएगा, लिमिट लगाओगे तो x नॉट से लेके x तक, ठीक है, और 2 dt का समाकलन हो जाएगा 2t, ठीक है, ये हो जाएगा 2t, ठीक, बस अब हल करना है, ln x माइनस ln x नॉट, ln x अपॉन x नॉट इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा मेरे पास 2t, अब इसको मैं e की पावर 2t लिख सकता हूं, आगे हल करने पर ये बन जाएगा x इक्वल टू x नॉट e की पावर 2t, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास x किसके पदों में, t के पदों में। किसी कण की स्थिति x तथा समय t में संबंध t बराबर x स्क्वायर प्लस 2x द्वारा दिया जाता है, कण का वेग तथा त्वरण x के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो अब यहां पे क्या है कि x t के पदों में नहीं दे रखा है, t दे रखा है x के पदों में, कोई बात नहीं, अपन dt बाई dx कर लेते हैं, dt बाई dx करो, dt बाई dx जब मैं करूंगा, dt बाई dx जब मैं करूंगा तो ये v नहीं है, ये वेग नहीं है, वेग तो dx बाई dt होता है, पर dt बाई dx करना आसान है, देखो क्या बना ये बन गया 2x प्लस 2, अब क्या, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, देखो dx बाई dt हो जाएगा, यानी कि वेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2, ये आ गया वेग, ये जिसने निकाला है उसका आंसर सही है, ठीक है। दूसरी बात, अब त्वरण, यहाँ पे v x के पदों में दे रखा है, a को मैं क्या लिख सकता हूँ, v dv बाई dx, a को मैं क्या लिख सकता हूँ, v dv बाई dx, ठीक है, a को मैंने क्या लिख दिया, v dv बाई dx, चलो तो a का मान, a बराबर v कितना है, 1/2 x प्लस 2, v मिल गया, ओके, और v के बाद dv बाई dx अलग से निकाल लो, जैसे यहाँ साइड में निकाल लेते हैं अपन, dv बाई dx, चलो तो dv बाई dx निकालने के लिए v कितना है, 2x प्लस 2 की पावर -1, तो dv बाई dx कितना हो जाएगा, -2x प्लस 2 की पावर -2 इंटू 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, 2, चेन रूल लगा दें यहाँ पे, इसको ऊपर ले लो, 2x प्लस 2 की पावर -1 कर लो, तो v कितना हो जाएगा मेरे पास, 2x प्लस 2 की पावर -1, तो dv बाई dx कितना हो जाएगा मेरे पास, -1 2x प्लस 2 की पावर -2 इंटू 2x प्लस 2 का भी तो अवकलन करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 2, बस अब इसको यहाँ पे लिखना अपने को और हल करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस, एक तो ऊपर तो -1 आ गया और नीचे कितना आ गया मेरे पास, 2x प्लस 2 की पावर 2, ठीक है, और एक 2 ऊपर, ये 2 ऊपर आ जाएगा एक और, इंटू 2, तो फाइनल आंसर क्या बना देखो, a बराबर -2, यानी कि देखो मंदन आ रहा है, माइनस आ रहा है ना इसलिए मंदन है, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2 की पावर 3, ये बन रहा है। एक कण का त्वरण a बराबर 10 - 2t i कैप, यानी कि प्लस x दिशा में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर द्वारा दिया जाता है, कण का प्रारंभिक वेग जो है वो त्वरण की दिशा में है, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड आई कैप है, ध्यान रहे इसका वेग है ये 10 मीटर प्रति सेकंड आई कैप, कण का वेग ज्ञात करो जब कण का त्वरण 0 है,
जब कण का त्वरण 0 हो जाएगा, समय बढ़ेगा, कण का त्वरण 0 होगा कभी न कभी। तो जब कण का त्वरण 0 हो जाएगा तब कण का वेग कितना है ये बताना है। प्रश्न समझ में आ गया? तो a का मान 0 कब है? जब t का मान है 5। तो ये पता चलेगा कि t बराबर 5 पे वेग निकालना है। अब dv बाई dt को लिख दिया मैंने 10 माइनस 2t, क्योंकि त्वरण था अपने पास a, dv बाई dt 10 माइनस 2t, dt को उधर भगाया, समाकलन किया, देखो समाकलन हुआ v माइनस 10, dv का समाकलन v माइनस 10, 10 का समाकलन 10t, लिमिट लगाई 0 से 5, 2t का समाकलन t स्क्वायर, लिमिट लगाई 0 से 5, हल करोगे v का मान 35 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ओके, तो देखो ग्राफ में क्या है कि किन्हीं भी दो x और y, जैसे अपन मान लें कि कोई भी दो भौतिक राशियां हैं, उन दोनों भौतिक राशियों के बीच में जो अपन ग्राफ बनाते हैं तो उन दोनों भौतिक राशियों में संबंध होना आवश्यक है। जैसे मान लो कि जो अपना ग्राफ है वो इस तरह का है, सपोज करो y इक्वल टू mx प्लस सी, इस तरह का मान लो अपने x और y में संबंध आ रहा है। x और y यहाँ पे भौतिक राशियां हैं, तो y बराबर mx प्लस सी का जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगा इस तरह से। उसकी ढाल धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो कि y बराबर एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर इस तरह का कोई ग्राफ है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से बनेगा। कोई भी ग्राफ जो होता है वो x और y में संबंध दर्शाता है। ये x और y के बीच समीकरण अगर पता है तो मैं ग्राफ में x और y के बीच में संबंध बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ बनेगा कैसे। जैसे मान लो y बराबर रूट एक्स टाइप का है, ये है y बराबर रूट एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। जैसे y बराबर साइन एक्स है, y बराबर साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है ये तुम्हें याद होना चाहिए कि ग्राफ किस फलन का ग्राफ कैसे बनता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन आज यहाँ पे ग्राफ के बारे में बात करेंगे और अपनी जो भौतिक राशियां हैं, वो अपन ने जो अभी तक पढ़ा है वो था, एक तो अपने पास विस्थापन जिसको x, y या z से लिखा है, एक था अपने वेलोसिटी यानी कि वेग, एक था अपने त्वरण। तो अपन विस्थापन, वेग और त्वरण इन तीनों भौतिक राशियों के बीच, और एक अपने समय था, तो इन सभी भौतिक राशियों के बीच में जो अपने संबंध थे, जितने भी तरह के संबंध थे, उन सभी संबंधों के बारे में अपन बात करते हुए अपन यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ जो है किन्हीं भी दो भौतिक राशियों के बीच में बनाया जा सकता है, पर अपन जनरली 3 प्रकार के ग्राफ की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम अगर बनाना चाहो तो बना लो, कोई भी ग्राफ हो, किन्हीं भी दो भौतिक राशियों के बीच में जो ग्राफ होता है, जैसे सपोज करो कोई भौतिक राशि x है और कोई दूसरी भौतिक राशि y है, कोई भी जो ग्राफ है, सपोज करो कोई रैंडम मैंने ग्राफ बनाया, तो इस ग्राफ में क्या क्या जानकारी अपने को मिलती है? ग्राफ में अपने को एक तो जानकारी मिलती है x और y के बारे में कि x और y जो बिंदु है वो कितना कितना है, कितने x पे कितना y है, ये पता चलता है। दूसरी जानकारी मिलती है अपने को इसके ढाल के बारे में, यानी कि dy बाय dx। किसी भी बिंदु पे अगर तुम dy बाय dx निकालना चाहते हो तो ग्राफ की समीकरण अपने को दे रखी होगी, तुम dy बाय dx निकाल सकते हो किसी बिंदु पे भी, ढाल इसका धनात्मक है, ऋणात्मक है, इस तरह से। और तीसरी जानकारी अपने को मिलती है इसका इंटीग्रेशन y dx, यानी कि इसका समाकलन, यानी कि क्षेत्रफल, एरिया अंडर द कर्व। 3 जानकारियां अपने को जो है किसी भी ग्राफ से मिल सकती है। एक तो इसमें क्षेत्रफल कि भाई इसका क्षेत्रफल से क्या पता चल रहा है, एक इसका ढाल से क्या पता चल रहा है, और एक खुद x और y, मतलब खुद x पे कितना y है, कितने x पे कितना y है। तो किसी भी ग्राफ में अपने को ये 3 तरह की बातें पता चल सकती है, और अगर अपने को x और y में संबंध पता है तो अपन ये तीनों चीजें आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं विस्थापन समय ग्राफ की, यानी कि या तो xt ग्राफ बोल दो, x वर्सेस t, या फिर उसको बोल सकते हैं विस्थापन s वर्सेस t, xt ग्राफ या फिर xt ग्राफ, दोनों में से कुछ भी अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई विस्थापन समय ग्राफ है, xt ग्राफ है, ठीक है। xt ग्राफ में क्या क्या चीजें काम की है, एक तो x और t में संबंध मिल जाएगा,
और दूसरा dx बाई dt, देखो dx बाई dt, xt ग्राफ का जो ढाल होगा dx बाई dt, देखो ये होता है वेग, वेलोसिटी, ये अपने को ध्यान रखना है। तो xt ग्राफ का ढाल वेग दर्शाता है, xt ग्राफ का ढाल, xt ग्राफ का ढाल वेग दर्शाता है, वेग दर्शाता है, ठीक है। अब अगर ढाल धनात्मक है तो वेग धनात्मक है, ढाल ऋणात्मक है तो वेग ऋणात्मक है। ढाल का परिमाण क्या दर्शाएगा, ढाल का परिमाण, अगर मान लो सिर्फ परिमाण लिखें तो ढाल का परिमाण क्या दर्शाएगा, सिर्फ चाल दर्शाएगा, ठीक है। अब वो नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, जो भी हो, उसका परिमाण क्या आएगा, चाल। और ढाल क्या बताएगा, वेग। जैसे इस ग्राफ के लिए वेग पॉजिटिव है, ढाल पॉजिटिव है। मान लो मैं ये ग्राफ बनाता हूं इस तरह का, मान लो ये एक्सटी ग्राफ मैंने बनाया, कुछ एक्सटी ग्राफ, ठीक है। तो इस एक्सटी ग्राफ में क्या होगा, वेग ऋणात्मक होगा, इसमें वेग धनात्मक होगा, इसमें वेग ऋणात्मक होगा, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी बिंदु पे देखो, जैसे यहाँ पे ढाल देखा तो नेगेटिव है, एक्स घट रहा है ना, एक्स घट रहा है मतलब माइनस एक्स में जा रहा है, एक्स का मान कम हो रहा है समय के साथ, यानी कि माइनस एक्स की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक्स का मान बढ़ रहा है समय के साथ, यानी कि प्लस एक्स की तरफ जा रहा है। तो dx बाई dt क्या दर्शाता है, v। xt ग्राफ में काम की चीज क्या है, dx बाई dt v। अच्छा, अगर मैं इंटीग्रेशन x dt कर दूंगा तो इसका समाकलन करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे स्थिति इंटू समय, x dt मतलब स्थिति इंटू समय, एरिया मतलब स्थिति इंटू समय, कुछ नहीं मिलेगा। जबकि dx बाई dt स्थिति परिवर्तन की दर, dx बाई dt x बटे t, मात्रक देखो मीटर प्रति सेकंड, x बटे t। तो यहाँ पे xt ग्राफ का जो ढाल है वो वेग दर्शाता है, ढाल का परिमाण चाल दर्शाता है, और जो क्षेत्रफल है यहाँ अपने कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे काम की चीज क्या आई, xt ग्राफ का जो ढाल है वो काम का होता है, ठीक है। ये बात अपने को याद रखनी है, लिख लो इस बात को। यहाँ पे x और t का ग्राफ दे रखा, कोई कण है, जैसे मान लो कोई कण है जो कि जैसे समझ लो ब्लॉक है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इस ब्लॉक के लिए xt ग्राफ ये दर्शाया गया है। यहाँ पे ये x क्या है, जमीन के अनुदिश x अक्ष को मान लिया मैंने। तो जो xt ग्राफ है वो ये दर्शाया गया है, कोई रैंडम ऐसे ग्राफ बनाया है, चढ़ता हुआ ग्राफ है ये। तो इस ग्राफ को देख करके इस ब्लॉक की वेग की दिशा बतानी है और त्वरण की दिशा बतानी है, ये दोनों बातें अपने को बतानी है, सही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वेग की दिशा पॉजिटिव, वेग की दिशा पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ढाल धनात्मक है, ढाल धनात्मक है इसलिए वेग की दिशा धनात्मक है। दूसरी बात, उसकी चाल देखो, ढाल का परिमाण, ये यहाँ पे ढाल का परिमाण कम है, यहाँ पे ढाल का परिमाण ज्यादा है, तो ढाल का परिमाण बढ़ रहा है, यानी कि चाल बढ़ रही है, यानी कि त्वरण की दिशा जो है वो किस दिशा में है, वो वेग की दिशा में है, ठीक है। चलिए अगला ग्राफ बनाते हैं, और किसी को डाउट हो तो इसमें पूछो। x का मान यहाँ पे घट रहा है, देखो ध्यान से, x का मान घट रहा है। ढाल देखो, किसी भी बिंदु पे ढाल देखो, यहाँ पे ढाल देखो, ढाल नेगेटिव है, यहाँ पे ढाल नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, पूरा ढाल नेगेटिव है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो वेग की दिशा है वो किस तरफ है, माइनस एक्स की तरफ, क्योंकि x का मान कब घटेगा, जब वेग की दिशा माइनस एक्स की तरफ होगी, यानी कि वेग इस तरफ है। चलिए अब त्वरण का पता लगाते हैं। त्वरण का पता लगाने के लिए देखो कि इसकी चाल, चाल यानी कि ढाल का परिमाण, देखो पहले ढाल का परिमाण ज्यादा है, पहले ज्यादा तेजी से फिसलेगा, देखो यहाँ पे ढलान ज्यादा है, यहाँ पे ढलान कम है, यानी कि यहाँ पे चाल कम है, यहाँ पे चाल ज्यादा है। जैसे जैसे आगे चल रहा हूं मैं, चाल कम होती जा रही है, क्योंकि इसके ढाल का परिमाण, ढाल का परिमाण कम होता जा रहा है, इसलिए चाल कम हो रही है। चाल कम हो रही है, चाल में कमी, मंदन होता है, यानी कि त्वरण की दिशा वेग के विपरीत आएगी, यानी कि त्वरण किस तरफ आएगा, इस तरफ। बताओ किसको दिक्कत है, वेग तो है नेगेटिव, त्वरण आएगा यहाँ पे पॉजिटिव। देखो किसी को समस्या हो तो बताओ मेरे को। देखो वापस से मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पे, अब बताओ दोबारा से, वेग की दिशा, त्वरण की दिशा, देखो ये, हाँ बोलना नहीं है, बोलना नहीं, आंसर नहीं बोलना है। तो वो एक्सटी ग्राफ दे रखा है अपने को, वापस से एक्सटी ग्राफ दे रखा है, और ये जो एक्सटी ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से है, देखो ये बना रखा है यहाँ पे,
अगेन अपने को बताना है वेग की दिशा के बारे में और त्वरण की दिशा, सिर्फ दिशा अपन पूछ रहे हैं क्योंकि परिमाण निकालने के लिए मुझे फलन की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो देखो कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में इस जगह पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ढाल का परिमाण ज्यादा है, यहाँ पे ढाल का परिमाण कम है तो पॉजिटिव, है तो पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हो, है तो पॉजिटिव, ढाल पॉजिटिव है पर परिमाण घट रहा है, यानी कि जो वेग की दिशा है वो है तो पॉजिटिव पर उसका जो परिमाण है यानी कि चाल जो है वो घट रही है। तो चाल कब घटेगी, देखो चाल घटेगी जब त्वरण की दिशा नेगेटिव आएगी। चाल कब घटेगी, जब त्वरण की दिशा नेगेटिव आएगी। देखो बोलो, किसी को समझ में ना आया हो तो माइक चालू करके बताओ मुझे। तो यहाँ पे मैंने अगला ग्राफ दिया है, एक्सटी ग्राफ चित्र में दे रखा है, तुम्हें किस तरह का है वो दे रखा है। अब यहाँ पे तुम्हें बताना है वेग की दिशा और त्वरण की दिशा के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बताओ, ये थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, इतना ले लो बस, ठीक है। अब बताओ, ये एक्सटी ग्राफ मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दिया है, वेग की दिशा बतानी है, त्वरण की दिशा बतानी है, सिर्फ दिशा बतानी है और कुछ नहीं बताना। तो यहाँ पे अपने पास एक्सटी ग्राफ दे रखा है, ध्यान से देखो कि इस जगह पे जो ढाल है, यहाँ पे जो ढाल है उसका परिमाण सिर्फ वो कम है, और यहाँ पे जो ढाल है उसका परिमाण वो ज्यादा है। यहाँ पे कम तेजी से फिसल रहा है, यहाँ पे ज्यादा तेजी से फिसल रहा है, और ढाल जो है वो है नेगेटिव। ढाल नेगेटिव यानी कि वेग की जो दिशा है वो नेगेटिव है, ये बात तो पक्की है, वेग की दिशा नेगेटिव आ गई क्योंकि x घट रहा है, यानी कि ये -x की तरफ जा रहा है, ये बात तो समझ में आ गई, ये तो मिल गया अपने को v। अब ढाल का परिमाण, ध्यान से देखो, ढाल का परिमाण बढ़ रहा है, यानी कि वेग की दिशा और त्वरण की दिशा समान होगी, यानी कि त्वरण भी किस तरफ होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे त्वरण की दिशा भी नेगेटिव होगी। यहाँ पे मंदन नहीं हो रहा है, यूं मत समझना ऋणात्मक त्वरण है तो मंदन हो गया, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मंदन किसे कहते हैं, चाल में कमी, चाल नहीं कम हो रही, चाल बढ़ रही है, चाल बढ़ रही है इसलिए वेग की डायरेक्शन, इसलिए त्वरण की डायरेक्शन नेगेटिव, ये बात है। अच्छा बताओ, किसी को समझ में ना आया हो तो बोलो अपनी बात। यहाँ पे मेरे को xt ग्राफ दे रखा है किसी कण का, सारे मान मैंने दे रखे हैं, 0 से लेके 4 तक स्ट्रेट लाइन है, फिर 4 से लेके 8 तक दूसरी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि यहाँ पे ये कोना बन जाएगा, इस जगह पे कोना बन जाएगा, ठीक है। ये जो स्थिति है वो 10 मीटर है, ये कांस्टेंट हो गया, ये स्थिति 0 है, समय 4 सेकंड, समय 8 सेकंड, t बराबर 0 से t बराबर 8 तक औसत वेग ज्ञात करना है अपने को, करो। औसत वेग, जो औसत वेग होता है वो होता है कुल विस्थापन यानी कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है, देखो यहाँ ढाल वाल निकालना नहीं, यहाँ पे अपने को x और t में ही देखना है। तो यहाँ पे देखो अंतिम स्थिति कितनी है 10, प्रारंभिक स्थिति कितनी है, ये प्रारंभिक स्थिति 0। ये बीच में कैसे ग्राफ बना उससे मतलब नहीं है अपने को, सिर्फ अंतिम और प्रारंभिक स्थिति देखनी है अपने को। जब भी अपन औसत निकालते हैं तो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति देखते हैं। तो 10 - 0, समय अंतराल देखो 8 से लेके 0 तक, 8 से लेके 0 तक, तो 8 - 0, क्या आंसर आया 5/4 मीटर प्रति सेकंड। ओके, चलिए अगली हेडिंग डालना वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का जो ढाल है dv/dt वो त्वरण दर्शाता है, इस बात को लिखना चाहो लिख लेना, ना लिखना चाहो मत लिखना। अब इसका समाकलन करते हैं। तो देखो जैसा कि अपन जानते हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है dv/dt, 1 वोल्ट क्या होता है, एक मिनट गड़बड़, अपने को वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल लिखना है ना, तो इंटीग्रेशन vdt लिखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन vdt, देखो ध्यान से देखो, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा अपने को विस्थापन। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन दर्शाता है, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन दर्शाता है। कैसे, ये क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल, समाकलन मतलब क्षेत्रफल, 12th क्लास में पढ़ा अपन ने, क्षेत्रफल, समाकलन मतलब क्षेत्रफल। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है,
विस्थापन। कैसे? देखो मैं v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ। v इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? डी एक्स बाई डी टी। डी टी को उधर भगा दो v के साथ, तो मैं यहाँ पे dx को क्या लिख सकता हूँ? dx को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से, v dt लिख सकता हूँ। लिख दिया। दोनों तरफ समाकलन किया, इधर भी समाकलन किया, इधर भी समाकलन किया, दोनों तरफ समाकलन किया, इधर बन गया मेरे पास डेल्टा एक्स, इधर क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन v dt। इसको v का मान लिख करके समय के पदों में समाकलन कर दूंगा तो वो क्या मिल जाएगा मुझे? विस्थापन। ठीक है, दो बातें काम की आई। क्या काम की आई? पहली बात कि जो वीटी ग्राफ का ढाल है वो तो त्वरण दर्शाता है। वीटी ग्राफ का ढाल क्या दर्शा रहा है? त्वरण। जबकि जो वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल है यानी कि इंटीग्रेशन वी डी जो है वो क्षेत्रफल जो है वो क्या दर्शा रहा है? विस्थापन। कैसे दर्शा रहा है? यहाँ से समझ में आ गया। देखो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन वी डी यानी कि विस्थापन। ठीक है, ये दोनों बातें अपने को याद रखनी है। ठीक है, तो अगेन मैं अपनी बात को वापस से पूरी रिपीट कर रहा हूं कि वीटी ग्राफ का जो ढाल होता है वो त्वरण दर्शाता है। ढाल अगर धनात्मक होगा तो त्वरण धनात्मक होगा, दिशा उसकी पॉजिटिव होगी। ढाल अगर ऋणात्मक है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो क्षेत्रफल की बात करें तो अगर मान लो ये वेग धनात्मक है, मतलब वेग ऊपर है तो विस्थापन धनात्मक होगा। वेग अगर नीचे है, मतलब देखो अगर टी अक्ष के नीचे अगर ग्राफ बन रहा है तो यहाँ का जो क्षेत्रफल होगा वो ऋणात्मक होगा, यानी कि विस्थापन यहाँ पे ये ऋणात्मक होगा ये वाला, और यहाँ पे ये जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर सवाल करते हैं। वीटी ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, एक वेग मीटर प्रति सेकंड में, समय सेकंड में है। प्रारंभिक वेग दिख रहा है 10, 0 से 5 तक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट 10 है वो। फिर 5 से लेके 7 और फिर 7 से लेके 9 तक, यानी कि 5 से 9 तक भी एक सरल रेखा है जो 7 पर कट कर रही है। फिर 9 से 10 भी एक सरल रेखा है और 10 पर ये ग्राफ खत्म हो गया, t बराबर 10 सेकंड पर। अपने को त्वरण ज्ञात करना है, यानी कि 0 से 5 में क्या त्वरण है। नियत है वो तो दिख ही रहा है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है तो ढाल नियत होगा। 0 से 5 में त्वरण कितना है, दिशा के साथ आंसर देना है, प्लस या माइनस। 5 से 7 तक त्वरण बताना है, 7 से 9 तक त्वरण बताना है और 9 से 10 तक त्वरण बताना है। कि ये v ज्ञात करने के लिए, मतलब माइनस के साथ होगा, माइनस v होगा, पर उसकी जो ऊंचाई होगी वो तो v होगी। तो टेन थीटा, अगर मान लो कि ये बराबर नहीं भी होते, सर्वांग सम नहीं भी होते, तो v बाय 2, देखो ध्यान से, इस त्रिभुज में टेन थीटा लिखो, टेन थीटा इक्वल टू v बाई 2 इक्वल टू, देखो अब इधर देखो, 10 बाय 2, 10 बाय 2, तो कितना मिल गया मेरे को? देखो ध्यान से, v कितना मिला? 10, v मिल गया 10, यानी कि यहाँ पे चाल है वो कितनी है? -10। ये वाली चाल कितनी आई? -10 आई। चलो अब त्वरण लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट नंबर कितना है पहले वाले सेक्शन में, यानी कि इसका आंसर क्या है? 0। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे ढाल कितनी है? 0, इसलिए त्वरण हो गया 0। दूसरे का आंसर देखो, दूसरे में जो त्वरण आएगा वो नेगेटिव आएगा, ढाल नेगेटिव है, और कितनी है उसकी ढाल? 10 डिवाइडेड बाय 2। ये यहां से यहां तक समय अंतराल कितना है? 2, तो 10 बाय 2 यानी कि 5, पर वो नेगेटिव है इसलिए -5। और यहां से यहां तक की ढाल और ये यहां से यहां तक की ढाल समान है, इसलिए तीसरे वाले का भी आंसर क्या आएगा? -5। मात्रक भी इसका लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मात्रक भी लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये लास्ट वाला देखो, 9 से लेके 10 तक, इसका ढाल देखो। सबसे पहले तो इसका ढाल कितना आ रहा है? y/x, ऐसे तो लिखते हैं v/t, तो v कितना है? 10, टाइम कितना है? समय अंतराल 1। ठीक है, और देखो ढाल पॉजिटिव है, साफ साफ नजर आ रहा है। देखो ढाल पॉजिटिव है और ढाल का परिमाण निकाल लो यहाँ पे, तो फोर्थ वाले का जो आंसर आएगा, वेग में परिवर्तन की दर जो आएगी 10 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव। देखो ध्यान से, बताओ किसी को डाउट हो तो। t बराबर 0 से t बराबर 10 तक कुल दूरी बतानी है तथा कुल विस्थापन बताना है। ग्राफ यही वाला, अपना ग्राफ चेंज नहीं करा अपन ने। ओके,
ग्राफ यही है, t बराबर 0 से t बराबर 10 तक कुल दूरी तथा कुल विस्थापन। देखो ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाला 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, वो मिला 60। नीचे क्षेत्रफल निकाला त्रिभुज से, वो आया 15। तो नीचे वाला क्षेत्रफल नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये 60 आगे जाता है और 15 पीछे आता है। ये ग्राफ से ये शो हुआ कि 60 तो गया आगे और 15 आया पीछे। तो जब मैं दूरी लिखूंगा तो 60 + 15 लिखना पड़ेगा। नीचे वाले ग्राफ का क्षेत्रफल भी पॉजिटिव ही लेंगे, 60 + 15। और जो विस्थापन आ जाएगा, विस्थापन जब मैं लिखूंगा तो 60 - 15 लिखना पड़ेगा। तो यानी कि 60 में से 15 घटाओ, ये तो बनेगा 45 मीटर और ये बन जाएगा 75 मीटर। ठीक है।